हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सी-टेट जुलाई 2024 के लिए EVS से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा अध्याय 2 है जिसमें है अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत जो है पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से है और हम इससे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर जो है जब भी वीडियो डालें हम नोटिफिकेशन मिल जाए और अपना जो है बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर सकें। तो चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 1 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को डैश कहते हैं। 1 है सीखना, 2 है अधिगम, 3 है 1 और 2 दोनों। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 है अधिगम जन्मजात होता है, 2 अभ्यास एवं प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जाती है, 3 सीखने के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह पूरी तरह से उसके द्वारा ही अर्जित होती है। बी है बच्चा शैशवावस्था में ही वस्तुओं की पहचान और उनमें विभेद भी कर लेता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है, बी है सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए बी दोनों और 4 है न तो ए और न ही बी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के नियम से संबंधित है? तो ए है अभ्यास के नियम, बी है प्रभाव के नियम, सी है तत्परता के नियम। ऑप्शन 1 दिया है ए और बी, 2 दिया है ए और सी, 3 दिया है बी और सी, 4 दिया है ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं होता है? 1 है सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है, 2 है सीखना एक अनुकूल प्रक्रिया है, 3 है सीखना एक प्रकार की खोज करना है, 4 है सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 है सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है? 1 है संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम, 2 है भावात्मक अथवा मनोवृत्त्यात्मक अधिगम, 3 है कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अधिगम, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न ही बी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर?
ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत और अगला है सूत्र का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा यहाँ? 1 है थॉर्नडाइक, 2 है पावलोव, 3 है स्किनर और 4 है कोहलर, कोप्पा और वर्दीमर। तो देखिए मिलाइए क्या होगा इसका। यहाँ ए में 1 हो जाएगा, बी में 2 हो जाएगा, सी में 3 और डी में 4। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का उत्तर 1 होता है। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। अगला प्रश्न है, शिक्षण ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है तो वह उसके अस्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। यह सिद्धांत कौन सा है? 1 है क्रियाशीलता का सिद्धांत, 2 है प्रेरणा का सिद्धांत, 3 है रुचि का सिद्धांत, 4 है नियोजन का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अभिप्रेरणा के सिद्धांत से है? ए है नैतिक चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, बी है शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करती है, सी है अधिगम के प्रति रुचि। तो ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, नियोजन के सिद्धांत में निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ए है अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, बी है अधिगम उद्देश्यों की पहचान, सी है कार्य विश्लेषण। तो ऑप्शन ए है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। यहाँ जो है सी है। अगला प्रश्न है, रुचि के सिद्धांत में क्या क्या शामिल होता है? ए है कहानियाँ, बी है कविताएं, सी है पहेलियाँ। तो यहाँ जो है 1 में ए और बी, 2 में ए और सी, 3 में बी और सी, 4 में ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण या अधिगम लक्ष्य निर्धारित करके कराया जाता है। बी है जब शिक्षार्थियों को यह मालूम होता है कि क्या लक्ष्य है तब उन्हें अधिगम में रुचि आएगी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 केवल ए, 2 केवल बी, 3 केवल ए और बी, 4 न तो ए और न ही बी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आवृत्ति का सिद्धांत से है? तो यह शिक्षण को अस्थायी बनाने में लाभकारी होता है। बी है विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल का आवृत्ति होना चाहिए। तो 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी, 4 है न तो ए और न ही बी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है? 1 है सीखने की क्षमता, 2 है स्तर के वातावरणीय कारक, 3 है जन्मजात कारक और 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है NCF 2005 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया गया है। इनमें क्या क्या शामिल किया गया है? ए है परिवार, बी है मित्र, सी है भोजन, डी है जल, ई है आवास, एफ है यात्रा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो और उनमें सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिले। यह कथन शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत को बताता है? तो 1 है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, 2 है आवृत्ति का सिद्धांत, 3 है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, 4 है नियोजन की सिद्धांत। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1 लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। अगला प्रश्न है पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होगा? 1 है बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना, 2 है जल, भूमि, हवा इत्यादि तथा इनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना, 3 है पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकताओं के बारे में पूछना, 4 है बच्चों को पर्यावरण की समझ नहीं होती इसलिए उनसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, जल, भूमि, हवा इत्यादि तथा इनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। 1 है विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। 2 है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। 3 है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। 4 है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न है भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। 1 है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। 2 है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। 3 है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2 कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। अगला प्रश्न है एक कक्षा में औरतों से कम वाले एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? 1 है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। 2 है उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। 3 है यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। 4 है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, उनमें उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। 1 है बोलने और सुनने, 2 है पढ़ने, 3 है सुनने और 4 है बोलने। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, पढ़ने।
अगला प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। 1 है सामान्य से विशिष्ट की ओर, 2 है निरंतरता, 3 है अंतः संबंध, 4 है व्यक्तिक भिन्नताओं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नताओं। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। 1 है शिक्षार्थी स्वायत्तता, 2 है पुनर्बलन, 3 है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, 4 है व्यक्तिक भिन्नताओं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। 1 है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, 2 है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, 3 है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, 4 है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि 1 है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, 2 है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, 3 है यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, 4 है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, यह जानने में कि शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, 2 है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, 3 है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, 4 है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? निगेटिव प्रश्न। तो 1 है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, 2 है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, 3 है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, 4 है इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, EVS कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो 1 है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, 2 है संबंधित मामलों यानी संबंधित समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, 3 है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता यानी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना, 4 नंबर है कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने को कहना। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में
सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। 2 है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। 3 है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। 4 है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। अगला प्रश्न है खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण में के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? 1 है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। 2 है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। उसके बाद से आगे है 3 शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। 4 है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। अगला प्रश्न है कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो 1 है यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। 2 है यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। 3 है अधिकतम पौधों के नाम लिखना। 4 है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो 1 है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। 2 है परक क्रियाकलाप। 3 है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। 4 है विषय अनुसार उपागम। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ये है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपयुक्त में से कौन सही है? तो ऑप्शन है ए, सी और डी। 2 है ए, बी, सी और डी। 3 है ए, बी और सी। 4 है ए, बी और डी। तो क्या सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, ए, बी और सी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। तो इसी प्रकार के जो है प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो में तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह हमारा अंतिम प्रश्न था। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।